नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल हो। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पशु प्रजनन का। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैं आपको वेटेनरी साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला था एलपीएम, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट को कंप्लीट करवा चुका हूँ। और सेकंड पार्ट है हमारा वेटेनरी साइंस। इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की एनिमल हेल्थ की, पशु स्वास्थ्य के बारे में। उसके बाद हमने जाना रोग क्या होता है, फिर हमने देखा रोगों का वर्गीकरण, और उसके बाद आपके सिलेबस में करीबन करीबन 10 रोग आपके दे रखे थे, जिनमें से 7 रोग आपके गाय भैंस भेड़ बकरी के थे, बाकी 3 रोग आपके मुर्गियों के थे। उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा पशु औषधियां, मतलब सामान्य पशु औषधियों के नाम से एक टॉपिक आपके हैं, उसको भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम बात करेंगे पशु प्रजनन के बारे में, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कृत्रिम गर्भाधान। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ये वीडियो या ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेट का हो, कृषि पर्यवेक्षक का हो, या फिर सीयूईटी का हो, या बीएचयू का हो, या आपके पशुधन सहायक का हो। इन सभी एग्जाम्स में आपके यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, जिन्होंने अब तक कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान नहीं लिखा है, एक बार जय जवान जय किसान जरूर लिखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखा, तो सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, किस तरीके से समझ में आता है, आप एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पशु प्रजनन के बारे में। अगर हम बात करें कि पशु प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो ये आपके 2 प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके प्राकृतिक प्रजनन। कौन सा होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रजनन आपके होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, गाय भैंस दोनों का मिलन होगा, कहने का मतलब है नेचुरल तरीके से होता है। और एक आपके होता है कृत्रिम गर्भाधान। कौन सा गर्भाधान होता है? कृत्रिम। कृत्रिम गर्भाधान, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको हम एआई बोलते हैं। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसके अलावा हम क्या बोलेंगे? इसको एनआर बोलेंगे, नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो 2 प्रकार का प्रजनन होता है गाय भैंस के अंदर। एक तो होता है आपके प्राकृतिक प्रजनन, और एक आपके होता है कौन सा? कृत्रिम गर्भाधान। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कृत्रिम गर्भाधान को, और मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल हेडिंग लगा लीजिए कृत्रिम गर्भाधान, या फिर इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है। हेडिंग क्या लगाओगे? कृत्रिम। कृत्रिम। कृत्रिम, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, कृत्रिम गर्भाधान की हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हम बात कर रहे हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसी के साथ कुछ क्लोन के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। समझना, कहने का मतलब है कृत्रिम रूप से शुक्राणुओं को मादा योनि में स्थापित करना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। आप सबको पता होगा कि जब शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है, तो निषेचन होता है, ठीक है। उसी के बाद आगे की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर नाम से हमें पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, जो शुक्राणु हैं उनको कृत्रिम रूप से मादा योनि में स्थापित करेंगे, और इसी को क्या कहा जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा हम नोट करते हैं। कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप, कृत्रिम रूप से शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं शुक्राणुओं को मादा योनि में, मादा योनि, मादा योनि में स्थापित करना ही क्या करना मेरे दोस्तों? स्थापित, स्थापित करना, स्थापित करना ही क्या कहलाता है? इसी को हम कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को कृत्रिम गर्भाधान
कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है, कहा जाता है। बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, बस आप समझते हुए चले। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके कृषि पर्यवेक्षक की एग्रीकल्चर की तैयारी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री का हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। बस थोड़े से दिनों में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या तो हम एग्रोनॉमी स्टार्ट कर देंगे या फिर हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर कंप्लीट वे में मैं आपको नोट्स भी लिखवा रहा हूँ, इसके साथ ही पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो अभी फिलहाल हमने बात की है किसके बारे में, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, अच्छे से याद रखना। शुक्राणुओं को क्या करना है, हमें मादा योनि में क्या करना है, स्थापित करना है। इसी को हमने क्या बोला, कृत्रिम गर्भाधान बोला। चलिए बात करते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कहां पर हुआ था, किस वैज्ञानिक ने किया था और कौन से पशु के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान आपके लजारो स्पैलेंजानी नामक एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने डॉग के अंदर किया था। किसके अंदर, डॉग के अंदर। कब किया था, तो 1780 ईस्वी में किया था। चलिए इसको हम नोट करते हैं, इसको नोट करोगे। विश्व में, स्टार लगा लेना मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, विश्व में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान सन 1780 ईस्वी में। कब मेरे दोस्तों, सन 1780 ईस्वी में किसने किया था, तो नाम याद रखोगे। साइंटिफिक, ये स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, लजारो, क्योंकि ये अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। लजारो स्प्लेंजानी, लजारो स्प्लेंजानी नामक वैज्ञानिक के द्वारा, नामक वैज्ञानिक द्वारा कुतिया में किया गया था, कुतिया में किया गया था। अब यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए सबसे पहले विश्व में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था। तो याद रखोगे लजारो स्प्लेंजानी ने किया था। किसके अंदर किया था, तो कुतिया के अंदर किया था। कौन से सन में किया था, तो 1780 ईस्वी में किया था। जब आप किताबें पढ़ोगे तो कई सारी किताबों में ये नाम आपको अलग अलग मिलेगा, गलत मिलेगा, बट जो आपके सही नाम है वो क्या है, लजारो स्प्लेंजानी है। और कब, तो 1780 ईस्वी में किया गया था। कौन सा एनिमल के अंदर, तो इन डॉग, कुतिया के अंदर। ये आपको याद रखना है। ये बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस वीडियो में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करवाने वाला हूं, जो हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़े हो या पहले आपको नहीं मिले हो, ठीक है। तो कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भारत की। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था, डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्तों, डॉक्टर संपत कुमार ने। और ये कब किया था, सन 1939 के अंदर किया था। तो अगला एरो लगा के आप क्या लिखोगे, सबसे पहला तो किसने किया, लजारो स्प्लेंजानी। कब किया, 1780 के अंदर किया था। अब हम बात करें भारत में कृत्रिम, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान सन कब, 1939 में। कब किया था, सन 1939 में डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था। डॉक्टर संपत कुमार द्वारा कहां पर किया गया था, तो ये किया गया था मैसूर डेयरी फार्म में। कहां पर, मैसूर डेयरी फार्म। तो मेरे दोस्तों यहां से अभी जस्ट मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए। पहला क्वेश्चन तो बताया विश्व के बारे में, विश्व जैसे ही नाम आएगा लजारो स्प्लेंजानी, ये नाम आपको याद आना चाहिए। इसी के साथ इसका सन आपको याद आना चाहिए, 1780 ईस्वी। और इसी के साथ कि किस में किया गया था, तो इन डॉग के अंदर किया गया था। और इसके बाद हमने बात की कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब, तो एक तो सन आपको याद होना चाहिए कि सर 1939 में। किसके द्वारा, डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था। और कहां पर, तो मैसूर डेयरी फार्म के अंदर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं आपके जो मैं नोट करवा देता हूं, जैसे कि सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सबसे पहले जो बफेलो कॉफ है ये आपके 1943 इलाहाबाद में किया गया था। तो अगला एरो लगा के लिखोगे आप, भारत में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कृत्रिम कृत्रिम गर्भाधान गर्भाधान द्वारा प्रथम प्रथम बफेलो कॉफ बफेलो कॉफ बफेलो कॉफ किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? भैंस का जो बच्चा होता है, बुबेलस बुबेलिस। मैं आपको ये कंप्लीट पढ़ा चुका हूं अच्छे से। 1943 में इलाहाबाद कृषि संस्थान 1943 में 1943 में इलाहाबाद इलाहाबाद कृषि संस्थान यूपी में किया गया था। यूपी में किया गया था। तो एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट हमने देखा कि भारत में कृत्रिम गर्भाधान 1943 में किया। उसके बाद जो पहला बफेलो कॉफ है, अंडरलाइन कर लेना इसको, जिसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। पहला बफेलो कॉफ 1943 में, कहां पर? इलाहाबाद कृषि संस्थान, जो कहां पर है? यूपी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि बीच में कृत्रिम गर्भाधान के बीच में थोड़ा सा मैं आपको क्लोन के बारे में भी बताने वाला हूं, ठीक है? फिर वापस इसी टॉपिक पे हम आ जाएंगे। क्लोन क्या होता है? लैब में डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहला अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का या पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला क्लोन कौन से जानवर का था, तो सर आपको याद होगा कि सर भेड़ का था। किसका था? सिप का था, ठीक है। उस भेड़ का नाम क्या था? डोली था। उसको किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर विल्मुट यान के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ एक दो पॉइंट हैं जो हम नोट कर लेते हैं। भेड़ का प्रथम क्लोन, स्टार लगा के लिखना, भेड़ का प्रथम क्लोन, भेड़ का प्रथम क्लोन कौन सा था? तो सीधा सीधा बोलना है कि सर डोली था। कौन सा था? डोली था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1996 में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 5 जुलाई 5 जुलाई 1996। और याद रखना इसकी मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो ये हो गई थी फरवरी 2003 के अंदर। कब हो गई थी? तो सीधा सीधा ये जो पहली लाइन है ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि सबसे पहला क्लोन किसका था? भेड़ का था, ओविस एरिस का था। अच्छा, उस भेड़ का नाम क्या था? डोली नाम था सर उसका। और कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो फरवरी 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसको कहां पर? तो स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट में हुआ था। कहां पर? ये पूरा नाम आप नोट करोगे, स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग 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 के रोजलिन रोजलिन संस्थान में डॉक्टर विल्मुट यान तथा एक और इनके साथ थे, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है किथ कैंपबेल। क्या नाम है? किथ कैंपबेल द्वारा किया गया। एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। चलिए कौन सी लाइन की मैं बात कर रहा हूं? भेड़ का पहला क्लोन कब? 5 जुलाई 1996 में। मृत्यु कब हुई थी? तो फरवरी 2003 में हो गई थी। इसको स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट या संस्थान में किया गया था। किसने? तो डॉक्टर विल्मुट यान तथा किथ कैंपबेल द्वारा किया गया था। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डोली है इसके 6 बच्चे भी थे दोस्तों। कितने बच्चे थे अगर आपसे पूछ लिया जाए?
किस भेड़ ने कितने बच्चों को जन्म दिया था? तो 6 बच्चों को जन्म दिया था। याद रखोगे, 6 बच्चे थे। कितने बच्चे? 6 बच्चे। उनके नाम भी अगर मैं आपको बताऊं तो उनके नाम आप नोट करोगे, बोनी, सेली, रोजी। क्या क्या नाम है मेरे दोस्तों? देखो, एक का नाम तो बोनी है, ठीक है, एक का नाम रोजी है और एक का नाम क्या है? सेली है। क्या नाम हो गया? नाम है बोनी, रोजी, सेली। इसके अलावा आपके नाम है लूसी, डार्सी। लूसी, लूसी है, एक का नाम डार्सी है और एक का नाम आपके कॉटन है। क्या नाम है? कॉटन है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। जो डोली भेड़ है इसके बच्चे कितने थे? 6 बच्चे थे। 6 बच्चों का नाम क्या क्या है? बोनी, रोजी, सेली, लूसी, डार्सी और कॉटन। ये नाम इंपॉर्टेंट है। कृषि पर्यवेक्षक की दृष्टि से बस आपको इतना याद रखना है कि विश्व का सबसे पहला क्लोन कौन था? डोली था और ये भेड़ का था। 5 जुलाई 1996 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हो गई थी? फरवरी 2003 में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टार लगा के आप लिखोगे। अगर मैं बात करूं गाय का प्रथम क्लोन, स्टार लगा के लिखोगे, गाय, गाय का प्रथम, गाय का प्रथम क्लोन अगर मैं इसकी बात करूं, इसका नाम क्या था? तो मेरे दोस्तों इसका नाम था कागा। क्या नाम था? कागा। स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। कागा आपको याद रखना है। और इसको 1998 में 1998 जापान में डेवलप किया गया था। कहां पर? जापान, जापान। और कब? तो 1998। स्टार लगा लेना। एक एक लाइन जो भी मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूं, सारी की सारी लाइनें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला एरो लगा के आप लिखोगे। ये तो बात हो गई है गाय की। अब हम बात करेंगे कि भारत में सबसे पहला, भारत में, ये तो बात हो गई हमारे पूरे वर्ल्ड की। अब हम बात करें दोस्तों भारत में, तो भारत में जो पहला जो क्लोन है वो कौन सा है? गंगा है। क्या नाम है इसका? गंगा नाम है, जिसको NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें भैंस का प्रथम क्लोन, भैंस का प्रथम, भैंस का प्रथम क्लोन की अगर हम बात करें, इस क्लोन का क्या नाम था? तो उसका नाम था सामरूपा। बट दोस्तों ये जीवित नहीं रह पाया, बस 5 दिन तक जीवित रहा। उसके बाद लंग इन्फेक्शन की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बात करेंगे इसके बारे में। क्या नाम है भैंस का प्रथम जो क्लोन है? NDRI द्वारा, NDRI द्वारा कब? तो डेट है 6 फरवरी 2009, 6 फरवरी, 6 फरवरी 2009 में, 2009 में साम रूपा, ये नाम था इसका, साम रूपा, ठीक है। और याद रखना इसकी 5 दिन पश्चात क्या हो गई थी? 5 दिन पश्चात, 5 दिन पश्चात मृत्यु हो गई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मृत्यु का रीजन क्या रहा, तो बता देना कि लंग इन्फेक्शन रहा। इसके फेफड़ों में क्या हो गया था? संक्रमण हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। तो जस्ट हमने पहले तो बात की कि गाय का पहला क्लोन कौन सा है? कागा है। इसको जापान में सन 1998 में डेवलप किया गया। इसके बाद हमने बात की कि भारत में गाय का सबसे पहला क्लोन तो गंगा, जिसको NDRI द्वारा डेवलप किया। इसके बाद भैंस का जो प्रथम क्लोन है ये कौन था? ये था सामरूपा। जन्म कब? 6 फरवरी 2009 को, ठीक है। और मृत्यु 5 दिन पश्चात हो गई थी। रीजन क्या था? लंग इन्फेक्शन था। कहने का मतलब है ये ऑपरेशन NDRI का सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बट 5 दिन पश्चात इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करें बिल्कुल सक्सेसफुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्लोन की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये पहला क्लोन हो गया। इसके बाद दूसरा क्लोन, दूसरा जो क्लोन है इसका नाम गरिमा था। क्या नाम था? दूसरा जो क्लोन है इसको विकसित किया गया 6 जून 2009 को, 6 जून, 6 जून 2009 को। किसके द्वारा? तो NDRI के द्वारा। और ये सक्सेसफुल रहा है। और इसका नाम क्या था? इसका नाम मेरे दोस्तों था गरिमा। क्या नाम था? गरिमा। ये आपको याद रखना है। और इसका जो वजन था जन्म के समय वो 43 किलो था मेरे दोस्तों। कितना था? 43 kg इसका वेट था। तो एक एक लाइन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैंने यहाँ पर भेड़
गाय, भैंस तीनों के क्लोन के बारे में आपको बताया है। जिसमें भैंस का जो पहला क्लोन था सामरूपा था, जिसकी मृत्यु 5 दिन पश्चात हो गई थी। जन्म कब हुआ था? 6 फरवरी 2009 को। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा क्लोन बनाया और दूसरा क्लोन इनका काफी सक्सेसफुल रहा। कब? 6 जून 2009। और 6 फरवरी है, ये उसी सन की बात है 2009 की। और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? गरिमा रखा, जिसका वजन कितना था? 43 केजी था। तो दोस्तों ये बात हो गई बीच में आपके क्लोन की। अब वापस हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर। कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले किसने? लाजारो स्प्लेनजानी ने 1780 ईस्वी में डोक के अंदर किया था। फिर इसके बाद हमने बात की है भारत में डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा 1939 में किया गया। पहला बफेलो कॉफ 1943 में जन्म लिया। उसके बाद एक एक चीजें मैंने आपको नोट करवा दी है। अब बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान। मैंने आपको बताया कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। कहने का मतलब है इसमें कृत्रिम रूप से जो शुक्राणु होते हैं उनको मादा योनि में स्थापित कर दिया जाता है। इसी को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। अब देखो, शुक्राणु लाएंगे कहां से? तो कलेक्ट करने पड़ेंगे सांड से। अब कैसे कलेक्ट करेंगे, किसमें कलेक्ट करेंगे? उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जो सीमन है उसको कलेक्ट अलग अलग विधियों से किया जाता है, लेकिन उनमें जो सबसे बेस्ट हैं वो आपके क्या है? कृत्रिम योनि विधि है। तो नोट करोगे, कृत्रिम योनि, कृत्रिम कृत्रिम योनि की हम बात कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल होती है, इसको मानव द्वारा बनाया गया है और इसी के द्वारा सीमन कलेक्ट किया जाता है। कैसे कलेक्ट किया जाता है? अगर मैं बात करूं कि ये क्या होती है, तो कहने का मतलब है एक रबड़ की संरचना ये होती है। इस तरीके की संरचना ये होती है। अगर मैं बात करूं, ये सिलेंडराकार होती है। कैसी होती है मेरे दोस्तों? सिलेंडराकार। इसका जो आकार होता है कैसा होता है? सिलेंडर के जैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर हम बात करें किस कृत्रिम योनि की जो लंबाई है ये कितनी होती है, लेंथ की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ये होती है 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। और अगर मैं बात करूं कि सर इसका व्यास कितना होता है, अगर व्यास की अगर हम बात करें, व्यास व्यास तो ये होता है 7 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कृत्रिम योनि ऐसी होती है और इसी के द्वारा सीमन कलेक्ट किया जाता है। हम बात करें इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो जो नॉर्मल गाय भैंस का जो टेम्परेचर होता है उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका ज्यादा होना चाहिए। करीबन करीबन इसका तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में नोट करते हैं। कृत्रिम योनि का उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? कृत्रिम कृत्रिम योनि किस तरीके से कलेक्ट करेंगे ये भी बताऊंगा। कृत्रिम योनि का उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान जस्ट अभी मैंने आपको बताया कितना होना चाहिए। ये होना चाहिए 39 से 41 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे फारेनहाइट में पूछ ले तो 102 से 106 डिग्री फारेनहाइट आप बताओगे। कितना बताओगे? 102 से 106 डिग्री फारेनहाइट आपको बताना है। अगला एरो लगा के लिखोगे। इसके अलावा ये जो कृत्रिम योनि है इसको वीर्य सिलेक्शन मतलब कलेक्शन करने के लिए कितने डिग्री के कोण पर रखते हैं? जमीन से कितने डिग्री के कोण पर हम इसको रखेंगे? तो याद रखना 45 डिग्री कोण पर इसको रखा जाता है। तो अगला एरो लगा के लिखोगे, वीर्य कलेक्शन के समय, वीर्य कलेक्शन के समय समय कृत्रिम योनि को 45 डिग्री कोण पर रखा जाता है। कृत्रिम कृत्रिम योनि को 45 डिग्री कोण कोण पर रखा जाता है, रखा जाता है। अब देखो समझते हैं सीमन कैसे कलेक्ट किया जाता है। वैसे देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना आपसे नहीं पूछा जाता। थोड़ा सा बेसिक बेसिक आपको बता देता हूं। इस केस में क्या किया जाता है, सांड से वीर्य प्राप्त करने के लिए उसके सामने या तो डमी काउ मतलब जो बनाई गई है आर्टिफिशियल तरीके से, उसको इसके सामने लाया जाता है ताकि नर क्या हो सके? उत्तेजित हो सके। या फिर ऐसी काउ जो ऋतुमय नहीं होती है उसको सामने लाया जाता है। इस केस में भी क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है। तो उस केस में कृत्रिम योनि को 45 डिग्री कोण पर लगाकर क्या कर लिया जाता है? वीर्य प्राप्त कर लिया जाता है या वीर्य
कलेक्शन कर लिया जाता है, जो कितने इस योनि का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना, तो 102 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसके अलावा इसका तनुकरण हमें करना पड़ता है, मतलब इसको पतला बनाना पड़ता है। तो वीर्य तनुकरण के लिए, वीर्य तनुकरण तनुकरण के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर अंडे का पित्त क्या मिलाते हैं मेरे दोस्तों, अंडे का पित्त मिलाते हैं। इसी के साथ हम इसमें मिलाएंगे फ्रक्टोज और ग्लिसरीन, फ्रक्टोज प्लस ग्लिसरीन, जिसकी वजह से ये सीमन क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। आपको भी याद होगा कि प्राकृतिक रूप से एक सांड एक वर्ष में करीबन करीबन 50 से 100 गायों को गर्भित कर सकता है, जबकि हम बात करें कि कृत्रिम रूप से कितनी को कर सकता है, तो एक वर्ष में करीबन करीबन 1000 गायों को गर्भित करवाया जा सकता है। किसके द्वारा, कृत्रिम कृत्रिम आपके गर्भाधान के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला एरो लगा के हम लिखेंगे यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है, वीर्य संग्रहण की हम बात करेंगे मेरे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, वीर्य संग्रहण। और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृषि वाले एग्जाम में ही आता है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसका संग्रहण हम करते हैं -196 डिग्री नाइट्रोजन पे, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पे भी करते हैं, तो दोनों आपको नोट करवा देता हूं। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में, वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में -79 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर संरक्षित करते हैं। तापक्रम पर संरक्षित करते हैं। ये आपको याद रखना है। यहां से कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बताइए वीर्य को कितने पे, तो याद रखोगे तरल नाइट्रोजन होता है 196 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप CO2 -79 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या करोगे, संरक्षित करोगे, मतलब इसको बचाकर रखोगे। तो एक एक पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर ये वीडियो वाकई में आपको समझ में आ रहा है ना, तो जिन्होंने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, देरी किस बात की, लाइक कर दो। और जिन्होंने अब तक इसको शेयर नहीं किया है, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो के ऊपर। बिल्कुल नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और इतनी तो गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में इस बार मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की विधियों के बारे में। स्टार लगा के नोट करोगे, कृत्रिम गर्भाधान की विधियां, कृत्रिम गर्भाधान मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कृत्रिम गर्भाधान की विधियां, देखो इसकी 3 विधियां होती हैं, और 3 विधियों में से एक विधि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। रेक्टो वेजाइनल मेथड का नाम आपने सुना होगा। तो इसकी 3 विधियां हैं, कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर तो आती है रेक्टम योनी विधि आती है, और इसको हम इंग्लिश में रेक्टो वेजाइनल मेथड बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी आप नोट करोगे रेक्टो वेजाइनल मेथड, क्योंकि कई बार इंग्लिश का नाम हिंदी में दे दिया जाता है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो हिंदी में भी याद करना। दूसरी विधि की अगर हम बात करें तो ये होती है योनि हस्त विधि। अभी तीनों के बारे में बताऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हैंड इन वेजाइना मेथड, हैंड इन वेजाइना मेथड। इसके अलावा आपके 3rd नंबर पे आता है योनि तीक्ष्ण यंत्र विधि। कौन सी आती है मेरे दोस्तों, योनि तीक्ष्ण यंत्र विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेजाइना स्पेकुलम मेथड,
वेजाइना स्पेकुलम मेथड। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। कृत्रिम गर्भाधान की 3 विधियां हैं। चलिए अब तीनों विधियों को थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। इन तीनों विधियों में सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उत्तम विधि, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टम योनि विधि हो जाएगी या रेक्टो वेजाइनल विधि हो जाएगी। अब तीनों को यहीं पर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इनमें हमें ज्यादा लिखना नहीं है। बस इतना लिखना है कि सर्वोत्तम विधि है, मतलब बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट विधि। इस विधि में क्या करते हैं, एक हाथ हम जो मलाशय होता है पशु का, उस मलाशय के अंदर डालकर चारों उंगलियों को मिलाएंगे, एक अंगूठे को मिलाएंगे और क्या करेंगे, इससे उसके गोबर की पूरे की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। अब डायरेक्ट नहीं, पहले दस्ताने भी पहनने हैं, साबुन से अच्छे से हाथ धोना है, ताकि अच्छे तरीके से वो चिकना हो सके और आसानी से हम उसकी मलाशय की सफाई कर सके। सफाई करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो ग्रीवा वाला पार्ट है उसको पकड़ लेना होता है और दूसरे हाथ से, सपोज करो ये पिपेट है, इस पिपेट को या नली को, एक कांच की नली होती है, आगे रबड़ का सिरा होता है, जिसकी सहायता से योनि में डालते हैं और सिरिंज की सहायता से हम क्या कर देते हैं, वीर्य को ग्रीवा वाले भाग में छोड़ देते हैं। ये कौन सी विधि होती है? तो ये आपके रेक्टम योनि विधि होती है, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। योनि हस्त विधि में क्या होता है कि हमें योनि के अंदर हाथ डालना पड़ता है, जिसकी वजह से योनि को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये मेथड हमारे लिए सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा योनि तीक्ष्ण यंत्र की अगर बात करें, तो तीक्ष्ण यंत्र क्या होता है, इस यंत्र की वजह से भी जब इस यंत्र को योनि में डाला जाता है तो उसमें डैमेज होने की संभावना होती है। इसीलिए ये विधि भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट मेथड आपका है, सबसे उत्तम विधि जो आपकी है, वो कौन सी? रेक्टम योनि विधि है। ये आपको याद रखना है गाय भैंस में, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो गाय भैंस में सबसे उत्तम हो गई, गाय व भैंस में। इसके अलावा भेड़ व बकरी में पूछ लिया जाए, तो योनि तीक्ष्ण विधि आप लगाओगे। भेड़ भेड़ व बकरी में जो उत्तम विधि है वो कौन सी है? तो योनि तीक्ष्ण विधि है। जबकि गाय भैंस में कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल विधि है। चलिए इसके अलावा एक दो पॉइंट आपको नोट करवा देता हूं, जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान में स्टार लगा के लिखोगे। कृत्रिम गर्भाधान में, कृत्रिम गर्भाधान में सीमन को कहां पर डाला जाता है? ग्रीवा वाले भाग में डाला जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। सीमन को सीमन को गर्भाशय मध्य गर्भाशय, ठीक है, मध्य गर्भाशय के ग्रीवा भाग में, के ग्रीवा भाग में, के ग्रीवा भाग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी को मिडिल सर्विक्स भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? इसी को मिडिल सर्विक्स, सर्विक्स में डाला जाता है, डाला जाता है। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो लाइनें जो मैंने बोली है नोट नहीं करवाई, जैसे कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से एक वर्ष में, एक वर्ष में सिर्फ सिर्फ 50 से 100 गायों को, 50 से 100 गायों को गर्भित किया जा सकता है, या गर्भित गर्भित करवाया करवाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने बात की है किसकी? एआई की। तो एआई द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष एक वर्ष में, बोलो बोलो, 1000 गायों को गर्भित किया जा सकता है। कितनी गायों को? 1000 गायों को गर्भित गर्भित किया जा सकता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर कृत्रिम गर्भाधान ही हम क्यों अपनाएंगे, तो याद रखना एक ही सांड की आवश्यकता है जिसमें हम 1000 गायों को गर्भित कर रहे हैं, जबकि प्राकृतिक में तो सिर्फ 50 से 100 को गर्भित करवा पा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ गायें ऐसी होती है जिनका पैर टूटा हो, ठीक है, चल नहीं पा रही हो, तो उनमें प्राकृतिक विधि से प्रजनन करवाना संभव नहीं हो पाता। उस केस में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो सीमन होता है उसकी अच्छे से जांच हो जाती है कि कैसा है, अच्छा है या नहीं है, इससे आगे आने वाली संतति कैसी होगी, सबके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो मतलब सबसे बेस्ट जो मेथड है आपके प्रेजेंट टाइम पे, वो प्रजनन का कौन सा है? कृत्रिम गर्भाधान है। और इसके अंदर भी जो विधि सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल विधि है।
तो दोस्तों ये था कृत्रिम गर्भाधान या पशु प्रजनन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वीडियो अगर वाकई में अच्छा लगा हो, एक एक चीजें समझ में आई हो, तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं, 7665686175 पर ओनली क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है, कॉल नहीं करना, ओनली आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हम मुलाकात करेंगे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद,